हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे पास केवल 77 डेज है। इन 77 डेज की हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा एक दिन भी खराब ना हो, वेस्ट मटेरियल पढ़ने में स्मार्ट स्टडी हो। अब हमने क्या करना है 100% सक्सेस के लिए प्रीलिम्स में क्या करना है? नंबर 1, आपने स्टैटिक के लिए एनसीईआरटी, खास करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी की और एक इकोनॉमिक्स की, इंडिया ईयर बुक। फिर आपका जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा। इंडिया ईयर बुक की भी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, एमसीक्यू करीब करीब 100 की। और सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर्स, आपने 4-5 हज़ार क्वेश्चन न्यूज़पेपर के करेक्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ दो, उसी से आपके 20-25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 30 दिन आपके, सिर्फ 30 दिन चाहिए करंट अफेयर में और 30 दिन चाहिए आपको स्टैटिक में, रिवीजन में। 60 डेज में आपकी तैयारी हो सकती है यदि आप मेरी बात मानो तो। फिर 10 मॉक टेस्ट आपको जो मिलेंगे बहुत जल्दी, वो मॉक टेस्ट होंगे जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल पीवाई को जैसे। 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन बनाने मुझे 4-5 महीने लग गए। सारे क्वेश्चन नए सिरे से बनाए हैं, बिल्कुल पीवाई को जैसे होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन बैंक में होते हैं यूपीएससी के। आप यूपीएससी को स्ट्रेटजी को समझ लीजिए, वो 60 डेज में भी क्लियर करा देंगे आपका प्रीलिम, और 100+ से। आपने नया मटेरियल नहीं पढ़ना। क्या नहीं करना? नया मटेरियल नहीं पढ़ना, मैगजीन 365 ये नहीं पढ़ने। इनकी जगह जो समय है आपके पास, स्टैटिक में एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली पढ़ो लक्ष्मीकांत को, उसके नोट जो बना रहे हैं आपने। और शंकर आईएएस, इंडिया ईयर बुक एनसीईआरटी के साथ। और करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट आपको पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसमें से आपके 25 नंबर आराम, 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे 50 नंबर के। 4-5 हज़ार क्वेश्चन मेरे कर लो। मैंने अखबार 2 न्यूज़पेपर, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कुछ नहीं छोड़ा, प्रीलिम और मेन का कंप्लीट करा दिया। और बताओ, आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरे महीने की है, आपने कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी। अब न्यूज़ पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। अब हमने बिल्कुल स्टिक वही पढ़ना जो यूपीएससी में एग्जाम में लिखना है। सिर्फ आपने 300 हर महीने के क्वेश्चन पढ़ने हैं मेरे, करेक्ट स्टेटमेंट, और फिर जो है मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट भी आप मत खरीदो बाजार से, डोंट वेस्ट योर टाइम। और सी सेट का रोजाना 1 घंटा दे दो पीवाईक्यू के बेस पे, 1 घंटा डेली बस। मान लिया आप 10 घंटे पढ़ने हैं, आप 4-4 घंटे उसको दे दो, 2 घंटे सी सेट को दे दो, 4 स्टैटिक को दे दो, 4 करंट अफेयर। मेरे 4 घंटे करंट अफेयर को देने में आपका 1 महीना में करंट अफेयर खत्म, और इसी तरह स्टैटिक का खत्म, 4-4 घंटे। और 2 घंटे, 1.5-2 घंटा दे दो आप सी सेट को, हो गया। मतलब आपका 60 डेज में भी हो सकता है। आई टेल यू, 60 डेज भी बहुत है मेरे हिसाब से, आपको कम नहीं है। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, रादर निपटाओ फटाफट स्टैटिक जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से। और करंट अफेयर मेरे जो है 4-5 हज़ार क्वेश्चन वो कर दो, उसमें से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। और सी सेट रोजाना। और फालतू की चीज़ें ना, नया मटेरियल खरीद के ले आओ, उससे कोई फायदा नहीं होना, जीरो। टाइम वेस्ट करेगा, पैसा खराब होगा। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर न्यूज़पेपर सीधे आपने कर लिया तो आपको कोई रोकेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए। ये तो आप मानते हैं। तो इसलिए ये जो कोर्स है करंट अफेयर एसेंशियल, इसको ये मान लो ये रामबाण है, संजीवनी है। ये आपको तरा देगा, स्विम करवा देगा, डूबने नहीं देगा। ये मेरे पे, आप अपने पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास कर लो, बस प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। अब ये क्लाइमेट चेंज पे है। COP29 कहाँ पे हुई थी? बाकू में, अजरबैजान में, अजरबैजान की कैपिटल है ना। COP30 कहाँ पे होनी है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पे? बेलम डिक्लेरेशन भी हुई थी ना, जो अमेजन फॉरेस्ट की थी, वही बेलम है। ये इस पे है, अमेजोन फॉरेस्ट, अमेजोन रिवर है ना, जो मुझे याद है कि इस साइड में, ईस्ट में, माउथ की तरफ है बेलम। तो COP30 अब इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये
जो है पेरिस एग्रीमेंट से विड्रा कर गया यूएस। अब यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रा करने से अब जो है बाकी देश वहाँ क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, आगे नवंबर में होनी है COP30, तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है अब कि जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट की वो कैसे पूरी हो, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके एंड अदर्स, इन पे जो है ये कोऑर्डिनेट करेंगे इस मल्टीलेटरल सिस्टम। ये मल्टीलेटरल आ जाए ना, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से ये यूएस विड्रा कर रहा है। मल्टीलेटरल मीन्स ये मल्टीलेटरल ही है, चाहे WHO है, चाहे आपका ये जो है पेरिस एग्रीमेंट है, मल्टीलेटरल, ठीक है ना। अब जो है यूएस एड, इट वाज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया इन हेल्थ एंड पॉपुलेशन लिंक्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया, चाहे वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का था, ये सारा लिख रखा है, हेल्थ, एनवायरनमेंट, बेसिक एजुकेशन, ये जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे जो है अंडर थ्रेट है अब, क्योंकि ये जो है ट्रम्प 2.0 की जो पॉलिसी है वो कह रहा है कि आपका ये पैसा जो है इलेक्शन में लगे, इलेक्शन में खर्च हुआ है जो हम दे रहे हैं, तो ये विड्रा इससे करेगा तो हमारा जो है ये प्रोजेक्ट अफेक्ट होंगे। तो ये 10 नंबर का आपका मेन में आ सकता है, चाहे पेरिस एग्रीमेंट में विड्रा किया है, WHO से टैरिफ पे, ये ट्रम्प 2.0 मैंने रोजाना बता रहा हूँ आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पक्का है मेन में, और ये हम थ्रेश करेंगे इसको 25 मई के बाद एक एक इंडिविजुअल को लेके थ्रेश करेंगे। ये आर्टिकल को आप जो है इसके दे दिया, इसको आपके नोट्स बना लो कि हमारा जो है यूएस एड से कौन कौन से प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे मेन में। देखिए इफ्तार पे आया है एक्सप्लेन्ड पेज पे, हमें जो है ना केवल हिंदू धर्म के, सभी धर्मों के हमें मेजर फेस्टिवल्स पता होने चाहिए, मेजर इवेंट्स पता होने चाहिए। इफ्तार है, इफ्तार आपने सभी ने सुना है लेकिन हमें ज़्यादातर को नहीं पता। इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट एट डस्क, शाम को, ड्यूरिंग इस्लामिक होली मंथ ऑफ रमज़ान। March 7 marks the first Friday of Ramzan. March 7 marks the first Friday of Ramzan or Ramadan. The Islamic holy month, ये इस्लामिक होली मंथ माना जाता है रमज़ान का महीना, और फर्स्ट फ्राइडे जो है इस मार्क्स द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, March 7, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या है कि एक तो 2023 में इफ्तार वाज इंस्क्राइब्ड on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity, ह्यूमैनिटी वर्ड है, ये याद रखो। 2023 में आया नहीं एग्जाम में, कभी भी आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, 26 में भी आ सकता है, 27 में भी, ये ऐसे क्वेश्चन है। 2023, in 2023 इफ्तार वाज इंस्क्राइब्ड on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity, ठीक है। इफ्तार इज द इवनिंग मील ईटन इमीडिएटली बिफोर इवनिंग नमाज दैट एंड कम्स एट द एंड ऑफ फास्टिंग डे, फास्टिंग डे के आखिर में आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर लगते हैं, सभी धर्मों के लोग होते हैं वहाँ, हम इनकी पहले नॉलेज हो, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पहले हो जाएगी, ठीक है। अब ये ओंगोले ब्रेड जो है, ओंगोले ब्रीड जो है काऊ की, प्योर ब्रीड, इंडिजिनस है आंध्र प्रदेश की। ये आप देख रहे हैं पिक्चर, देखो इसकी गंटूर में। अब ओंगोले जो ब्रीड है एक तो इंडिजिनस है हमारी यहाँ की, ये डिजीज रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट डिजीज है, ठीक है ना। तो ये जो है अब 80% ऑफ काउस ब्राज़ील में ओंगोले हैं, यहाँ से गई हुई है 1960 से पहले, 16 में बैन कर दिया था मैं, हम गाय को नहीं भेजे। वो क्या करते हैं, बीफ जो है इसका बहुत बड़ा उनका जो ना इकोनॉमी का पार्ट है। 80% ऑफ काउज इन ब्राज़ील आर ओंगोले विच आर रियर्ड फॉर मीट। तो ब्राज़ील इज वर्ल्ड्स टॉप बीफ एक्सपोर्टर। पूछ लें आपसे बीफ एक्सपोर्टर सबसे नंबर 1 को, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ब्राज़ील है। ओंगोले की जो प्योर ब्रीड है काऊ की वहाँ पे ब्राज़ील में, उसका नाम है वियंटीना 19, 40 करोड़ की, इंडिया की करेंसी में 40 करोड़ की बिकी है वहाँ, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिजिनस ब्रीड और क्रॉस ब्रीड। अब क्या है, हमारे जो फार्मर है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में बता रहा हूँ आपको, हमारे फार्मर जो है ज़्यादा क्रॉस ब्रीड पे आ गए, डिक्लाइन हो गई हमारी। जैसे हमारी साहिवाल है,
काऊ की ब्रीड है, वो हाईएस्ट मिल्क ईल्डर है इंडिजिनस में, साहिवाल नंबर 1 पे है। अब हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है उनमें खास बात यह है, तो डिजीज रेजिस्टेंस है, दूध कम देते हैं क्रॉस ब्रीड से या एक्जोटिक ब्रीड से। एक्जोटिक ब्रीड कौन से? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजन। अब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कई क्रॉस ब्रीड लेके आए हैं, ठीक है ना। तो वो क्रॉस ब्रीड है, एक तो वो जो है उनमें रेजिस्टेंस नहीं है, बीमार बहुत जल्दी होती है, और हमारे क्लाइमेट में अडेप्टेड नहीं है जो इंडिजिनस है, ठीक है। अडेप्टेशन इनकी ज़्यादा है, इनकी बीमारियां कम आती हैं इनमें, ठीक है ना। तो हमारी जो है इंडिजिनस ब्रीड को भी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कम होते जा रहे हैं ओंगोले ब्रीड, लोग क्रॉस ब्रीड पे आ गए। तो ये पिछली बार भी मैंने पीडीएफ में डाला था, ओंगोले ब्रीड पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेरी पीडीएफ में, लेकिन एग्जाम में नहीं आया अभी तक। ये कभी भी आ सकता है कि ये कौन से स्टेट की है ओंगोले ब्रीड, और वर्ल्ड में कहाँ पे पाई जाती है ज़्यादा? 80% जो है ब्राज़ील में है, देखिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे मेरे 4-5 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो ना, ऐसे मिलेंगे करेक्ट। ये याद कर दो बस, आप एक बार आपने पढ़ दिए 10 दिन में, एक बार पढ़ दो, फिर 10 दिन में फिर रिवीजन कर दो, फिर 10 दिन में, 1 महीने में हो जाएगा, या 15-15 दिन में एक बार पढ़ दो, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में रिवीजन दे दो। 1 महीने की तैयारी में आपका 100% हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा। और क्या चाहिए भाई आपको? आपको फोमो करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में मैं बैठा हूँ ना, मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक आपको नहीं डरना, करंट अफेयर में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। हमेशा 60% से ऊपर आएंगे करंट अफेयर में, ये मेरी गारंटी है। 60% से ऊपर आएंगे। खुद कहोगे आप 25 मई को कि सर आपकी वजह से करंट में बच गए हम। देखो, सी सेट की तो मैं नहीं ले सकता, मैंने इसमें भी कोशिश की है, आपको इन्हें फुल लेंथ टेस्ट बना के ला रहा हूँ, 4-5 महीने उसको दिए मैंने, फुल लेंथ 1000 क्वेश्चन दूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा। फिर आपको मैंने कितने क्वेश्चन आपको इंडिया ईयरबुक से बना के दे दिए, 100 के करीब। आपको इकोनॉमिक सर्वे से मैंने जो है 2-3 दिन में मेरे कंप्लीट हो जाएगा। फिर बजट पे लगूंगा, 1 हफ्ता उस पर लगेगा। फिर आपको एग्रीकल्चर की सीरीज, एनवायरनमेंट की सीरीज, वर्ल्ड मैप की सीरीज, और एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए मैंने, जो एग्जाम में आएंगे। आर्ट एंड कल्चर के दे दिए। मतलब मैंने कम से कम मेरे क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक के भी मिलेंगे, ये मैंने बता दिया। और 25 ये 30-35 क्वेश्चन आ गए तो आपके जो है 60 नंबर मेरी वजह से आ गए, तो बाकी तो आप कर लोगे 100+ में, क्या दिक्कत है फिर? इस तरह से लो इस टेस्ट को, किसी पर डिपेंड मत करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अपना कॉन्फिडेंस कभी भी किसी इंस्टीट्यूट को मत दो निकाल के। उनको जो इतना इंटेलिजेंट मत समझो, आपसे इंटेलिजेंट नहीं है वो लोग। इस समय क्या होता है, एग्जामिनी इज मोर इंटेलिजेंट बेटर देन एग्जामिनर, आई टेल यू। मैं हमेशा कहता था जब बच्चों का एग्जाम होते थे, नाउ यू आर मोर इंटेलिजेंट एट दिस टाइम देन वी पीपल इन आवर सब्जेक्ट। हमेशा कहता था जब बच्चों को एग्जाम में पढ़ाता, एग्जाम लेता था जब बच्चों के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है बिल्कुल मेरे पर अपने आप पे विश्वास कर लो, प्रीलिम निकल जाएगा, फिर मैं निकलवाऊंगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री, कोई फीस नहीं। क्या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपको करंट अफेयर के 20-25 मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ गए और 100 क्वेश्चन करा दिए, उनके मॉडल आंसर बता दिए कैसे लिखने हैं? क्या कोई है ऐसा करा दे बिना पैसे लिए? एक प्रोफेसर तो करा सकता है, बाकी कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए विश्वास करके इमीडिएटली ज्वाइन करो, और मेरे साथ जो है ना आप मेन तक हम इसको आपको सिरे चढ़ाएंगे। और फिर इंटरव्यू में मेरा टारगेट ये है कि मेरी जो है ये अब 67 हो गई एज, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम मेरे बच्चे आए, प्रीलिम हो चाहे मेन हो, बस मेरा ये डिटर्मिनेशन है। चाहे मैं अगले साल 2026 से पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, लेकिन मैं जो है फिर भी बच्चों को गाइड करूँगा, मेंटरिंग फिर भी करूँगा, ठीक है ना। अब ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जेंडर इक्वलिटी पे, इसमें जेंडर इक्वलिटी लिखा ना, एक्सीलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी। ये क्यों आया? क्योंकि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है। अब 2 दिन आर्टिकल इस पे आएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट। अब ये आर्टिकल पढ़ने के बाद इसमें इतनी स्कीम दे रखी है, देखिए
मतलब सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया है कि ये क्यों आर्टिकल आया, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, ये 1995 में हुआ था, 30 साल हो गए। उसमें जो है 17,000 डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया था, 17,000, और 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न थे वुमेन इक्वलिटी से, और 200 इंडियन वुमेन डेलीगेट थी वहाँ बीजिंग में। तो ये जो आर्टिकल लिखा है ये दोनों बड़े एक्सपर्ट हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव यूएन वुमेन इन इंडिया यूएन में है, दूसरे जो है सिंथिया ये कंट्री यूनिसेफ में है। तो बड़े एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिया, इसमें सारी स्कीम है वुमेन एम्पावरमेंट की। देखिए यहाँ से शुरुआत की इन्होंने, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जब वुमेन एम्पावरमेंट के आते हैं हेल्थ से सब इशू आएंगे उसमें, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इशू सारे आएंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है 130 से 97 हो गया 1 लाख के पीछे 6 साल में, 2014 से 2020 में, ठीक है। फिर हाफ ऑफ मैरिड वुमेन चूज टू यूज मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड की लार्जेस्ट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है, मिलियंस ऑफ वुमेन्स ने इससे की जो है फ्री एक्सेस हुई है और क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें सेक्स रेशो भी इंप्रूव हुआ है चाइल्ड का, और इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, साथ साथ स्कीम भी बताइए, उसका अचीवमेंट भी बताइए। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आ जाओ, इसमें स्टेम में जो है बच्चे जो है रिटेंशन रेट बढ़ी है वुमेन की, गर्ल्स की। फिर जो है स्किल ट्रेनिंग पे आ जाओ। फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे नेशनल रूरल एंड अर्बन लिवलीहुड मिशंस, जेंडर बजटिंग में भी ये लिखने पड़ेंगे आपको। ये आर्टिकल में से आपको मेन में मेरे से लिखवा लो, आपको ये आर्टिकल में से कई कुछ लिखना पड़ेगा मेन में, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम, ठीक है। फिर आगे देखिए इसमें लिखे नेशनल रूरल अर्बन लिवलीहुड मिशन में नियरली 100 मिलियन 10 करोड़ के वुमेन जो है कनेक्टेड है टू फाइनेंशियल नेटवर्क्स वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिर यूपीआई की पेमेंट से। फिर आगे देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसमें 100 मिलियन रूरल वुमेन जो है एक्सेस है टू क्रेडिट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, 3 है ये। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये भी इसमें भी 35 मिलियन रूरल वुमेन ने जो इन डिजिटल लिटरेसी में ट्रेन हुई है। ये आपका ऑफिशियल डाटा है, ये लिख सकते हो आप। एसए में भी, एसए भी आएगा वुमेन एम्पावरमेंट पे, मैं बताऊंगा आपको एसए क्या एसए आएगा। मैंने आज एक ऐसे निकाल दिया वुमेन एम्पावरमेंट पे। अब ये देखिए उसके बाद जो है आप उस पर आ जाइए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे, वुमेन की जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए कानून क्या है, ये सारा आपको ना उसमें इंडिया ईयर बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, सारी स्कीम है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, सोशल जस्टिस, हेल्थ, ये सारी जो है, इवन आपकी स्किल डेवलपमेंट, लेबर मिनिस्ट्री की, ये जितनी भी है वुमेन से रिलेटेड सारी स्कीम उसमें से निकाल लो आप इंडिया ईयर बुक में से, और ये इससे मिलाओ। ये सारी स्कीम इन्होंने कितनी अच्छी तरह से दी है। तो जो चैलेंजेस है वुमेन एम्पावरमेंट के वो सारे दिए हैं इसमें, और क्या अचीवमेंट है। फिर आगे दिया है इनिशिएटिव सच एज जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, गति प्रोजेक्ट विच प्रमोट्स वुमेन इन स्टेम, एंड द G20 टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म, G20 में टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म है G20 का। फिर आगे आपका ये बिल आ गया जो है 1/3 रिजर्वेशन का, जो आगे लागू होना है डिलिमिटेशन के बाद, ठीक है, 2026 के बाद लागू होना है। देन ये जो है ये आर्टिकल आप इसमें से नोट्स बना लो, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी स्कीम दे दी इन्होंने। ये सारी स्कीम क्यों पढ़ाते हैं हम, क्यों एग्जाम में आएंगे 2 क्वेश्चन स्कीम से आएंगे, क्यों आएंगे कम से कम 4 नंबर का, क्योंकि कोई भी IAS ऑफिसर ऐसा नहीं है जो डेली स्कीम से ना डील करे। जब आप शुरू में लगते हैं SDM लगेंगे सब डिविजन लेवल पे, वहां से लेके कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, फिर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चीफ सेक्रेटरी तक सारे स्कीम ही तो डिस्कस करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी स्कीम ही तो पढ़ाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो स्कीम तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वो एसए में भी काम आएंगी, मेन में भी काम आएंगी, प्रीलिम में भी 4 या 6 नंबर उससे मिलेंगे आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इंडिया ईयरबुक 2025 आने वाली है 2-4 दिन में, उसको कर दो कंसोलिडेट पूरा, 2-3 बार याद पढ़ो उसको, फिर मेरे क्वेश्चन करना 100 के करीब एमसीक्यू, तब हमारे जो है उसमें से कम इंडिया ईयरबुक से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, 50-60 नंबर मैं पक्के करा दूंगा, ठीक है ना। फिर आपके 12-13 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के आ जाएंगे आपके, मैंने उसके बहुत मॉक टेस्ट बना के दिए 2 साल में, और मेरे बहुत सारे जो ना मैंने मॉक टेस्ट पिछले साल भी बनाए थे स्टैटिक के, वो भी आज भी वैलिड है, उसमें से भी आएंगे। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके जो मैंने करवाए ना एंशिएंट और मेडिवल, उसमें से आएंगे। तो इस तरह से आपके 100+ क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे यदि आपने एनसीईआरटी, इंडिया ईयरबुक, लक्ष्मीकांत और आपकी जो है शंकर आईएएस और एनसीईआरटी जो ये मैंने बेसिक्स बताई, जो खास करके ज्योग्राफी और हिस्ट्री की और तमिलनाडु, ये तो करनी है। 60 दिन का बता रहा हूँ मैं, 77 दिन का नहीं बता रहा, 60 दिन में हो जाएगा। और सी सेट की रोजाना 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस, आपका बेड़ा पार है। मुझे तो पता है, मैं जैसे 1 साल से कर रहा हूँ रोजाना 10-12 घंटे, मैंने तो एग्जाम में नहीं बैठना, वो 10-12 घंटे आपके जुड़ेंगे, चाहे वो मैंने स्टैटिक का किया है, चाहे मैंने करंट का किया है न्यूज़पेपर से, चाहे मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, वो सारा आपके खाते में जाएगा। तो इसलिए आप क्यों घबराते हो मेरे साथ जब जुड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं घबराना। जो बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, मुझे पता है, वो मैं पूछता रहता हूँ। और आप एक ये मैं रोजाना कहता हूँ, क्या कोई प्रोफेसर है जो आपको 24 घंटे आपके साथ जुड़ा हुआ है? कोई आप मैसेज करते हैं, मैं कई बार सुबह 6 बजे भी जवाब देता हूँ, आपने नोट किया है? जैसे रात को मैसेज आया लेट आपका, मैं सुबह उसको आपको जवाब दे देता हूँ। क्या कोई 24 घंटे मेंटरिंग कर रहा है? कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए पैशन चाहिए, पैसा नहीं पैशन चाहिए उसके लिए, नॉट मनी। शौक चाहिए और एक ऐसी भावना होनी चाहिए, सोशल जो सामाजिक सेवा की भावना जब हो गई हमारे अंदर थोड़ी बहुत कहीं किसी कोने में, तब ये चीजें होती है। अब ये हिंदू में ओपिनियन पेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का भी और मेन का। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स? या इस तरह से पूछेंगे इंटरव्यू बोर्ड आपको, शुड एआई बी परमिटेड इन कॉलेज क्लासरूम? अगले साल भी आएगा ये क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी मेन में भी। शुड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी परमिटेड इन द कॉलेज क्लासरूम? अब टीचर्स भी यूज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं। हर घर में जो है इंडिया के, ये समझ लीजिए मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ये आ गया एआई, सभी बिजनेस में आ गया। तो इससे जो है इसको जो है इसके रेगुलेशंस जो है मतलब कॉशियसली इस्तेमाल करना है। जैसे आता ना साइंस के जो ना बून एंड बेन, साइंस को छोड़ तो नहीं सकते ना, मान लिया न्यूक्लियर बम बन गया, उससे ये तो नहीं साइंस का वो है। तो इस तरह से जो है हमने इसको इस ढंग से एग्जाम करना है कि भाई ये जो है वी शुड एक्सेप्ट इट इन ए रेगुलेटेड मैनर, ये लिखना है, रादर देन बीइंग क्रिटिकल अबाउट इट। यहाँ ये कह सकते हैं हमें रेगुलेटेड मैनर में काम करना है इसके साथ, एआई के साथ। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्रीलिम में आएंगे, 1-2 क्वेश्चन मेन में आएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं दोनों, क्योंकि वो लेबर से डिस्क करती है, वो स्किल से। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये पूछ लें आपसे, ये इसकी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, जो पेंशन फंड्स को इस्तेमाल, सोशल सिक्योरिटी बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट करती है पेंशन फंड को। अब ये क्या कहाँ इन्वेस्ट करती है? एफडी में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन अब ये कह रहे हैं, इन्होंने परमिशन मांग रहे हैं ये सेबी से कि हमें जो है स्टॉक मार्केट में फंड लगाने की अनुमति दी जाए थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ESIC, ये आपके लिए नई चीज़ है, और ये उसमें दिया होगा आपके इंडिया ईयरबुक में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, ये जो है IT मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया AI कोशा। इट इज ए डिपॉजिटरी ऑफ डाटा टू बिल्ड मॉडल्स, AI मॉडल्स एंड टूल्स। अब AI कोशा आ जाए तो इसके बारे में आपने 4-5 लाइन इसमें से लिख लो, ठीक है। व्हाट इज AI कोशा?
अब ये मैं आपको एक एस्से का टॉपिक देता हूँ। आपने 25 मई के बाद ये एस्से लिखना है, वुमेन लेड डेवलपमेंट फॉर ए डेवलप्ड कंट्री। वुमेन लेड डेवलपमेंट फॉर ए डेवलप्ड कंट्री, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और प्रेसिडेंट इसको जो है इनॉग्रेट करेगी। नारी शक्ति से विकसित भारत, इस पे एस्से लिखना आपने, नारी शक्ति से विकसित भारत। यदि आपने ये एस्से लिख लिया ना, ये एस्से कई जगह काम आएगा वुमेन एम्पावरमेंट में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पता नहीं किस तरह से देगा एग्जामिनर क्वेश्चन, और एक वुमेन पे जरूर आएगा। दोनों आपका पेपर जो है 4-4 एस्से होंगे, उनमें एक क्वेश्चन ये समझ लो वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो यदि आपने ये एस्से लिख लिया, समझ लो आपके 125 नंबर का काम कर दिया आपने मेन में, समझ गए। लिखना है आपने ये, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका जो हम 1000-1200 वर्ड का मैं भी कोशिश करूंगा लिखने की आपके साथ मेन में, प्रीलिम के बाद, ठीक है। अब साइंस पेज हिंदू में आता है डिजिटल कॉपी में, और वो जो है मैं रोजाना उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको, और वही आएंगे। अब ये मैंने भी नहीं सुना था, फर्स्ट टाइम सुना है। व्हाट इज विटिलिगो? What is vitiligo? It is a chronic autoimmune disorder where the body's defense system begins to attack pigments producing cells. The disorder deals to the loss of melanin resulting in depigmentation. Skin की depigmentation, white patches आ जाते हैं, उसको कहते हैं। ये हमें नहीं पता इसका। यहाँ से आएंगे जिसको कहते हैं ना अनकन्वेंशनल, वो सारे साइंस पेज से आएंगे, सारे अनकन्वेंशनल न्यूज़पेपर से आएंगे। इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगता है। ये वर्ल्ड का सबसे मुश्किल पेपर इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर पे आपका कंट्रोल नहीं है। स्टैटिक तो आपने 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं आप, एनसीईआरटी, लेकिन ये जो आपके 1 साल का चाहिए, 1-1.5 साल का करंट, वो आपको मैगजीन में मिलेगा नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो आप सीधे भाग के मेरे पास आ जाओ बस। इस कोर्स में आपने 4-5 हज़ार क्वेश्चन पढ़ लिए, आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ये मान लो, विश्वास कर लो बस। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी स्ट्रेस लेवल 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, जैसे मैंने आज दिए 3-4 क्वेश्चन, ऐसे मिलेंगे आपको। 4-5 हज़ार क्वेश्चन पढ़ने हैं आपने, एक बार पढ़ दिए याद आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।